हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर, स्वयाचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक नॉर्म्स यानी कि सामाजिक प्रतिमान के संदर्भ में नैतिकता तथा धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। नैतिकता शब्द कर्तव्य की आंतरिक भावना पर बल देता है, अर्थात इसका संबंध सत्य और असत्य, उचित और अनुचित से है। आचार संबंधी नियमों का पालन चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता से संबंधित है। नैतिकता का पालन व्यक्ति इसलिए नहीं करता कि इसके पूर्वज भी प्राचीन काल से ऐसा करते आ रहे हैं, उसके आसपास के लोग भी उसका पालन कर रहे हैं, वरन इसलिए करता है कि इसके पीछे न्याय और सच्चाई के भाव होते हैं। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के स्वयं के अच्छे और बुरे महसूस करने पर निर्भर करता है। नैतिकता प्रथा की अपेक्षा आत्मचेतना से अधिक प्रेरित होती है। नैतिकता लोकाचार के अधिक निकट है, क्योंकि उसमें भी उचित अनुचित के भाव होते हैं। नैतिकता जनरीतियों एवं लोकाचारों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। इसमें तार्किकता पाई जाती है। गुरविच ने भी लिखा था कि नैतिकता अत्यधिक स्वस्थ, रचनात्मक एवं रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करने वाली होती है। न्याय, ईमानदारी, सच्चाई, निष्पक्षता, कर्तव्यपरायणता, अधिकार, स्वतंत्रता, दया और पवित्रता आदि नैतिक धारणाएं हैं। नैतिकता का संबंध किसी विशिष्ट धर्म के सामाजिक प्रतिमानों से भी है। जैसे हम कहते हैं कि न्यायाधीश की नैतिकता, डॉक्टर की नैतिकता आदि बौद्धिक और दार्शनिक स्तर पर नैतिकता नीति शास्त्र का जो है वो आचार शास्त्र बन जाती है। नीति शब्द असाधारण विचारकों के अमूर्त चिंतन का विषय भी रहा है। जैसे हम कहते हैं कि अरस्तु का नीति शास्त्र आदि नैतिकता का संबंध सामाजिक मूल्य से भी है। प्रत्येक समाज के मूल्य एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए नैतिकता के नियमों में भी यह अंतर पाया जाता है। अब बात आती है धर्म। तो धर्म का जो संबंध है वो अलौकिक शक्ति से है। अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म को जन्म देता है। नैतिकता का संबंध धर्म से भी है। प्रत्येक धर्म में हम नैतिक नियमों को देखने को मिलते हैं। हम नैतिक नियमों का ध्यान रखते हैं, उनका पालन करते हैं। पालन नहीं करने का अर्थ है ईश्वर से नाराज होना, ऐसा माना जाता है। इसीलिए व्यक्ति जो है धर्म को आधार मान करके भी उन नियमों का पालन सहर्ष रूप से करता है। तो इस प्रकार सामाजिक जो नियम प्रतिमान है उसके अंतर्गत नैतिकता और धर्म दोनों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से नैतिकता और धर्म के अलावा भी जैसे लॉ है अर्थात कानून है, कानून को भी सामाजिक प्रतिमान का एक शक्तिशाली आधार माना गया है। कानून वे नियम है जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है। डेविस ने कानून को दो भागों में बांटा है, प्रथागत कानून और वैधानिक कानून। प्रथागत कानून उन समाजों में पाए जाते हैं जिनमें अपने सामाजिक नियमों को पालन करवाने के लिए विशिष्ट संगठन नहीं होते हैं। जहाँ तक आधुनिक समाजों की तरह विचार विधान जो निर्मात्री सभा होती है, नहीं कानून, न्यायाधीश, पुलिस, जेल या गुप्त संस्था किसी ऐसे समाजों में प्रचलित नियमों की प्रकृति कानूनों की तरह ही होती है। यहाँ पर भी न्याय के लिए एक परिषद होती है जो वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुनती है, गवाह लेती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी व्यक्ति को दंड देते हैं, और जो हर्जाने के रूप में या शारीरिक दंड के रूप में भी ये हर्जाना हो सकता है। इसी प्रकार वैधानिक कानून को औपचारिक रूप से लागू किया जाता है। ऐसे कानूनों की व्याख्या के लिए वकील होते हैं। उनके उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस एवं जेल की व्यवस्था होती है। उनकी रक्षा तथा निर्णय करने के लिए न्यायालय होता है। ये कानून लिखित और पूर्णतः परिभाषित होते हैं। इस कानून के संदर्भ में मैकावर पेज ने कहा था, कानून नियमों की वह व्यवस्था है जिन्हें राज्य के न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, अर्थात न्यायालय द्वारा इसकी विवेचना होती है और किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार इसे लागू भी करती है। इसी प्रकार रोस ने भी कहा था
कानून मानव व्यवहार को नियंत्रण करने वाले औपचारिक विशिष्ट नियमों का वह स्वरूप है जो उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें राज्य में राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है और उन्हीं सत्ताधारियों द्वारा कानून लागू किया जाता है। तो इन परिभाषाओं तो ये स्पष्ट है कि कानून वे नियम हैं जिन्हें बनाने, लागू करने और उनका उल्लंघन करने पर दंड देने की जो शक्ति है समाज के लिए संगठित समूह में होती है, जिन्हें हम सरकार कहते हैं। तो इस प्रकार कानून भी सामाजिक प्रतिमानों का एक शक्तिशाली आधार या तत्व माना गया है। अब आती है इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाएं। समाजशास्त्रीय साहित्य में संस्था शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में कहा था। संस्था का अर्थ बताते हुए समनर ने भी लिखा कि संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। स्पेंसर के बाद समनर ने भी अपनी पुस्तक फोकवेज में संस्था शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया है। समाज में निश्चित और सुस्थापित कार्य प्रणालियाँ संस्थाओं के नाम से जानी जाती है। संस्था को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर डेविस ने लिखा कि संस्था को परस्पर संबंधित लोक रीतियों, लोकाचारों तथा वैधानिक नियमों की समग्रता कहकर परिभाषित किया जा सकता है। मैकावर ने भी कहा कि संस्था कार्य प्रणालियों के उन प्रतिष्ठित स्वरूपों अथवा स्थिति को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं की विशेषता को स्पष्ट करती है। तो इस प्रकार संस्थाएं समाज में कार्य करने की सुनिश्चित विधियों को कहा जा सकता है जिनका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इसमें अनेक सामाजिक प्रतिमानों का समावेश होता है। परिवार है, विवाह है, धर्म है, सरकार है आदि समाज की जो ये सब प्रमुख संस्थाएं हैं और प्रत्येक संस्था में अनेक प्रथाएं, जनरीतियाँ, कानून पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए विवाह एक संस्था है जिनमें अनेक जनरीतियाँ होती है, जैसे विवाह की अंगूठी देना, मंगनी करना, चावल फेंकना, सुहागरात मनाना, वधू को कंधे का सहारा देना ये आदि। इसमें कुछ लोकाचार भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे विवाह से पहले स्त्री व पुरुषों द्वारा ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना, विवाह के बाद स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति विश्वास की प्रतिज्ञा करना, पत्नी की रक्षा एवं भरण पोषण का पति द्वारा दायित्व लेना आदि। अंत में इसमें कुछ वैधानिक नियम भी शामिलित हैं, जैसे कानूनी मान्यता, उचित कारण पर विवाह विच्छेद का अधिकार देना, धोखे के विरुद्ध संरक्षण, उचित आय, निषेधात्मक संबंधों का पालन आदि। ये सभी सामाजिक प्रतिमान मिलकर के सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से संस्थाओं के बाद जो महत्वपूर्ण जो सामाजिक प्रतिमान के जो आधार हैं उसमें एक होता है परिपाटी एवं शिष्टाचार। परिपाटी एवं शिष्टाचार विशिष्ट प्रकार की लोक रीतियाँ हैं। इनका कोई गूढ़ अर्थ नहीं होता है, ये हमारे सामाजिक संबंधों में सरलता से उत्पन्न होती है। परिपाटी किसी भी कार्य को करने का एक परंपरात्मक तरीका है। यह व्यवहार के अपेक्षा करते एक निश्चित स्वरूप को प्रकट करती है जिसका किसी एक विशेष परिस्थिति में पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में सड़क के बाईं ओर, अमेरिका में सड़क के दाईं ओर चलना एक परिपाटी है। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि एक पवित्र नियम है या इसके पीछे कोई रहस्यवादी सिद्धांत जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति इस नियम का पालन इसलिए करता है क्योंकि हमें समाज ने इसको स्वीकार कर लिया है। ऐसा पहले से होता आया है। वह यह भी जानता है कि यदि इस नियम का पालन नहीं किया गया तो सड़क पर चलना खतरनाक हो सकता है। परिपाटी के पालन से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में बाधा डालने से बच जाता है। यह हमारे प्रयास और भूल को दूर करती है। मानवीय अंतर्क्रियाओं के जो भ्रम है वो समाप्त हो जाते हैं। परिपाटी का पालन नैतिक आधार पर नहीं किया जाता बल्कि इसलिए किया जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों में यह हमारे व्यवहार को सुगम बना देती है, हमारा निर्देशन करती है। परिपाटी हमें सामाजिक पारस्परिक तनावों एवं संघर्षों से भी बचाती है। उदाहरण के लिए हम किसी आदमी के मुँह पर ऐसी बात नहीं कहते जो उसके मित्रों से कह देते हैं। कभी कभी व्यक्ति हंसी में कई सत्य बात इसलिए कह देता है कि उसका असत्य मान लिया जाए। यदि हम इन बातों को खुले रूप में कहें तो तनाव एवं खिंचाव पैदा हो जाता है। इस प्रकार परिपाटियाँ हमारे सामाजिक जीवन को रहने योग्य बनाती है। यदि इन परिपाटियों
का पालन नहीं किया गया तो हमारे सामाजिक जो संबंध है वह असहनीय हो जाएंगे। परिपाटी सभी लोगों का एक सा व्यवहार करने को प्रेरित करने कर व्यवहार में एक रूपता लाने में सहयोग करती है। अब इसी प्रकार से शिष्टाचार की बात करें तो शिष्टाचार किसी कार्य करने के उचित ढंग से है। समाज में व्यवहार करने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक अच्छा तरीका चुन लेते हैं। इस प्रकार एक कार्य को करने में व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं। इसमें प्राथमिकता का क्रम होता है और व्यक्ति सबसे उत्तम जो तरीका है उसको वह चुनता है। इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हम अभिवादन करते हैं, भोजन किस तरह से करते हैं, वस्त्र किस प्रकार से पहनते हैं, अपने मित्रों का परिचय कैसे करवाते हैं, ये सभी शिष्टाचार को प्रकट करते हैं। शिष्टाचार में व्यक्ति के इरादे को भी देखा जाता है। इसके संबंध में बीर स्टीड ने कहा था कि शिष्टाचार के 3 उद्देश्य होते हैं। इसमें पहला है, अन्य प्रतिमानों की तरह ये कुछ व्यवहारों को स्वीकार करता है जिनका विशेष अवसरों पर प्रयोग किया जाता है। दूसरा उद्देश्य ये बताया कि महत्वपूर्ण सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करना, अर्थात विशेषताएं इस उद्देश्य को प्रकट करने का एक मात्र आधार बनाया है। तीसरा उन लोगों से हैं जो एक निश्चित सामाजिक दूरी को बरतता है, जहां अधिक परिचय व घनिष्ठता की अपेक्षा नहीं की जाती। शिष्टाचार में औपचारिकता अधिक होती है और ये उन लोगों के साथ अधिक प्रयोग होता है जिनसे घनिष्ठता न हो। तो शिष्टाचार के आधार पर हम एक व्यक्ति के वर्ग एवं सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। तो शिष्टाचार एक साधन है जिससे समाज के विभिन्न स्तर के व्यक्तियों की पहचान हो जाती है। शिष्टाचार दूसरों के प्रति हमारी बाह्य सद्भावना को भी व्यक्त करता है, जैसे नमस्कार करना, शुभकामनाएं देना तथा विनम्रता के अन्य व्यवहार करना। ये सब हम शिष्टाचार के अंतर्गत देख सकते हैं। अब इसी संदर्भ में आगे हम जो सामाजिक प्रतिमानों में गिना जाते हैं उनमें है पैशन तथा धुन। तो मानव सदैव पूर्णतः स्थायित्व तो नहीं चाहता, वह नवीनता और भिन्नता के लिए परिवर्तन भी चाहता है। वह प्राचीन आदर्शों का अंधानुकरण करता हुआ भी नवीनता व परिवर्तन का प्रेमी है। इस विरोधाभास की पूर्ति वह इस प्रकार के सामाजिक प्रतिमानों द्वारा पूरा करता है, जो यद्यपि थोड़े समय तक प्रचलन में रहते हैं, किंतु जितने समय चलते हैं उतने समय तक मनुष्य उनके प्रति पूरी निष्ठा दिखाता है। ऐसे सामाजिक प्रतिमानों को हम फैशन कह सकते हैं, जिसमें जनरीतियाँ, लोकाचार, प्रथा, परंपराएं, नैतिकता, परिपाटी, शिष्टाचार में अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व पाया जाता है, लेकिन जो पैशन है वो पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की होती है। इसके संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि पैशन को प्रथाओं के बीच पाए जाने वाले जो अंतर है उसको दूर करने वाला माना है। इन्होंने बताया था कि जब प्रथाओं का पतन होता है तो पैशन का अधिक प्रचलन होता है। इनका इस संदर्भ में यह भी मत था कि औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ साथ पैशन का जो प्रचलन वो भी बढ़ा है। इसी संदर्भ में टॉर्डे ने भी कहा था कि प्रथा जो है पैशन में भेद किया है। वह कहता है कि प्रथा पूर्वजों का अनुकरण है और पैशन जो है वो समकालीन का अनुकरण है। इस प्रकार पैशन जो है आचरण के उन पहलुओं तथा अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है जो प्रथा की पकड़ से अलग है। नवीनता एवं अनुरूपता नामक 2 विरोधी मनोवैज्ञानिक तथ्यों का समन्वय हम फैशन में देख सकते हैं। तो फैशन की इन विशेषताओं से हम फैशन का संबंध मानव व्यवहार से संबंधित एक समाज का समूह की पसंद से है। तो ये समय के साथ साथ बदलती रहती है, अर्थात ये परिवर्तन जो है समाज एवं संस्कृति द्वारा स्वीकृत होता है। फैशन का जो समाज में विशेष महत्व बताया गया है, महत्व इस प्रकार से हैं, जैसे नंबर 1 व्यक्ति की रुचि को ये पोषित करती है। नंबर 2 नवीन आविष्कारों को प्रोत्साहित करती है। नंबर 3 व्यक्ति को ऊब से मुक्ति दिलाती है और जीवन में ताजगी एवं रंगीनी लाती है। इसके बिना जीवन में नीरसता आ जाती है। तो फैशन के साथ चलने में व्यक्ति अपने आप को जागरूक महसूस करता है। यह व्यक्ति की सुरुचि की परिचायक भी है। नंबर 5
फैशन जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। नंबर 6, कई बार फैशन विकासशील समाजों में प्रथाओं का स्थान ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार फैशन जो है वर्ग संबंध भी बनाती है। तो विभिन्न जो वर्ग है के बीच एक फैशन का प्रयोग होते हैं। तो एक दूसरे का सम्मान बनने की जो प्रेरणा है वो फैशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसी प्रकार फैशन समाज में एकरूपता पैदा करती है, वह समाज में सुदृढ़ता की पुष्टि भी करती है। तो फैशन के बाद जो एक चीज़ और है वो है धुन और फेड, जिसे इंग्लिश में फेड कहा गया है। तो जो बात फैशन के लिए कही गई है वह धुन के लिए भी सही है। धुन भी फैशन ही है, पर यह फैशन से अधिक तीव्रता का व्यक्त करती है। धुन का प्रयोग फैशन की तुलना में कम लोगों द्वारा किया जाता है। जब कोई भी नई डिजाइन निकलती है तो पहले कुछ लोग उसे अपनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, धुन। और यदि इसे अधिक लोग अपनाने लग जाएं तो वह फैशन का रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए, जब पहली बार बेल बॉटम पहनना और हैप्पी कट बाल कटाना शुरू हुआ तो वे धुन माने जाते थे, किंतु धीरे धीरे जब उन्हें कई लोगों ने अपनाया तो ऐसा करना फैशन हो गया। तो धुन फैशन की अपेक्षा अधिक क्या है, परिवर्तनशील है, आडंबरपूर्ण है, अतार्किक है और अस्थायी है। तो फैशन की तुलना में धुन बहुत कम लोगों द्वारा अपनाई जाती है, इसलिए इसका सामाजिक महत्व भी कम है। इसे हम सामाजिक प्रतिमा न कर करके भीड़ का व्यवहार मात्र कर सकते हैं। धुन शीघ्र फैलती है और शीघ्र समाप्त भी हो जाती है। इसके संदर्भ में एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री किम्बाल यंग थे। उन्होंने कहा कि अमेरिकन समाज में प्राय धुनें 1 वर्ष से अधिक नहीं चलती। धुन का जो संबंध है पोशाक और साज सज्जा से अधिक है। उच्च वर्ग के लोग इसे सस्ती मनोवृत्ति का सूचक मानते हैं। आधुनिक छात्र समाज में हम पोशाक से संबंधित अनेक प्रकार की धुन देख सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से सामाजिक प्रतिमान के जो कुछ जो जो तत्व बताए हैं, जो प्रकार बताए हैं, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। थैंक यू।